जिस तरीके से रेबीज वायरस, जो कि रेबीज करता है, रैप्डोवायरिडी फैमिली का एक मेंबर है, ठीक उसी तरीके से रैप्डोवायरिडी फैमिली का एक और मेंबर है, दैट इज कॉल्ड चांदीपुरा वायरस। आज चांदीपुरा वायरस क्यों इतना पॉपुलर हो गया है? चांदीपुरा वायरस इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन का वायरस है। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज एनकेफ्लाइटिस सबसे पहले जापान में मिला था, ठीक उसी तरीके से ये जो चांदीपुरा वायरस है, ये सबसे पहले महाराष्ट्र के चांदीपुरा नामक विलेज से मिला था। 2 लोगों में ये आइसोलेट किया गया था 1965 में। उसके बाद से कई बार स्पोरेडिक केसेस देखने को मिले हैं इस चांदीपुरा वायरस का। एंड 2003 में तो एक लहर सी उठी थी और चांदीपुरा वायरल एनकेफ्लाइटिस से करीब 350 से 350 बच्चों की मौतें हुई थी। उसके बाद 2006 में, 2009 में, 2010 में कहीं कहीं थोड़े बहुत केसेस इसके मिलते रहे। अभी 2024 में फिर से गुजरात में ये स्टार्ट हो गया है। एंड आपने देखा है पिछले 3-4 दिनों में कई सारे केसेस निकल कर आए हैं छोटे छोटे बच्चों में, एंड कुछ बच्चों की मौत तक हो गई है इस चांदीपुरा वायरस से। तो क्या है आखिर ये चांदीपुरा वायरस? क्या कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है इस चांदीपुरा वायरल एनकेफ्लाइटिस में? कैसे अपने आप को बचाएं इस वायरस से? इन सभी बातों को जानेंगे आज के सेशन में। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। चांदीपुरा वायरस एक आरएनए वायरस है। पूरा नाम है इसका चांदीपुरा वेसिक्यूलो वायरस। आएंगे आगे, बताऊंगा क्यों इसका नाम चांदीपुरा वेसिक्यूलो वायरस रखा गया है। स्प्रेड होता है यूजुअली ये सैंड फ्लाइज से। जिस तरीके से आपने देखा है घर में कॉमन हाउस फ्लाइज उड़ते रहते हैं, एंड वो कैसे अपने पाँव में ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये ट्रांसफर करते हैं अपने पाँव से दूसरे के खाने में। एंड आप अगर खाने को अच्छे से वॉश करके ना खाओ तो हाउस फ्लाई से कई सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन सैंड फ्लाई, जो कि हाउस फ्लाई से भी छोटे होते हैं, करीब 3 से 4 गुना छोटे होते हैं साइज में सैंड फ्लाई अपने पैरों से नहीं लेकिन अपने सलाइवरी ग्लैंड में इस वायरस को लेकर घूमता होता है। एंड जहां जिसे ये काटेगा, जिस ह्यूमन बींग्स को, वहां पे ये ट्रांसफर कर देगा इस चांदीपुरा वेसिक्यूलो वायरस को। रिजर्वॉयर की अगर हम लोग बात करें तो कोई अभी तक निकल कर डेफिनेटिव रिजर्वॉयर नहीं आया है कि आखिर कौन से एनिमल्स में खासकर ये वायरस मिलता है, किसके ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहता है, कहां से ये आखिर सैंड फ्लाई से लेकर अपने सलाइवरी ग्लैंड में पनपने देता है, एंड फिर कहां ये ट्रांसमिट करता है। ये अभी जस्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इसका भी अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा नेचुरल रिजर्वॉयर है इस वायरस के लिए। एक बार जब ये ट्रांसमिट हो गया तो फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की शुरुआत होती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहली बात है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिस दिन वो फ्लाई आपको बाइट करेगा से लेके उस दिन जिस दिन आप में पहला मैनिफेस्टेशन होगा। यूजुअली ये पहली बार मैनिफेस्ट करता है फीवर के साथ। फीवर हो सकता है माइल्ड ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड से लेके हाई ग्रेड तक हो सकता है। इवन हाइपर पायरेक्सिया, दैट इज मोर देन 106 फॉरेनहाइट भी इसमें दिखता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड की जहां तक बातें हैं, इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। लेकिन कितने घंटे से कितने दिन, ये अभी तक कंप्लीटली वो नहीं किया गया है, डेफिनेटिव पीरियड नहीं बताया गया है। तो मानकर चलें फ्यू आवर्स, कहने का मतलब है अगर इस सैंड फ्लाई ने आपको 2-3 घंटे पहले भी काटा हो तो हो सकता है आप में अभी सिम्टम्स आ जाए, से लेके हो सकता है 4-5 दिन पहले काटा हो तो ये सिम्टम्स आप में आ जाए। कहां रहेगा ये सैंड फ्लाई? जनरली ये सैंड फ्लाई ह्यूमिड कंडीशंस में रहता है, नमी वाले क्षेत्र में रहता है जहां पे सूरज की रोशनी थोड़ी कम मिलती है। खासकर आप देखो ये जो समुद्रीय तट है, ये तटों वाले एरिया में ज्यादा पाया जाता है। खासकर विलेजेस में अगर आप देखो तो ये जो कच्चे पक्के घर होते हैं जहां पे वो छोटे होल्स होते हैं, क्रैक्स होता है, इसी होल्स में, इसी क्रैक्स में यूजुअली इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और यहीं से ये दूसरे ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में ही बता रखा है कि जानकारी ही बचावा है। अगर आपको जानकारी होगा कि किस तरीके से ये स्प्रेड करता है, ट्रांसमिट करता है, तभी आप अपने आप को बचा पाओगे। जानकारी ही बचावा है। मैनिफेस्टेशंस वाइज सबसे पहले स्टार्ट होगा ये फीवर के साथ, माइल्ड ग्रेड से मॉडरेट ग्रेड से लेके हाई ग्रेड तक हो सकता है। साथ में उल्टियां हो सकती हैं, नोजिया फीलिंग हो सकता है, उल्टी जैसा लगेगा कि अब हुआ
पेट में दर्द काफी रहेगा, लूज मोशंस हो सकता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन का भी सिम्टम आ सकता है, हेडेक रहेगा, हेडेक बना हुआ रहेगा, एंड हेडेक सीवियर हेडेक हो सकता है, इतना हेडेक हो सकता है कि बार बार आपको वॉमिट आ जाए, मसल्स में पेन होगा, बैक में पेन होगा, लेग में पेन होगा, वीकनेस आ जाएगा। एंड जनरली आप देखो तो ये जो चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस ये करता है वायरल एन्केफेलाइटिस, तो हर वो फीचर आएगा जो एन्केफेलाइटिस का होता है, जैसे कि थोड़ा सा गिडिनेस, चक्कर आना, मानो बिल्कुल घूम सा रहा है, बिल्कुल लाइट सा हो गया है, वॉमिट पे वॉमिट होता रहेगा, इंट्राक्रेनियल टेंशन आपका रेज कर जाएगा, जिसके वजह से कभी कभी कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, दूसरों को पहचानने में काफी डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा कोमेटोज वाला सिचुएशन भी आ सकता है, कई बार सीजर्स भी पड़ सकता है। जी हाँ, एन्केफेलाइटिस में सीजर्स का होना बहुत कॉमन है। और अगर क्लिनिकल देखें मैनिफेस्टेशंस, तो आपको जो मेनिंजियल इरिटेशंस के साइंस होते हैं, खासकर क्लिनिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक रिजिडिटी हो जाना, कर्निक साइन मिलना एंड ब्रुडजिंस्की साइन मिलना। ये मैं अभी आपको यहाँ नहीं बता रहा हूं कि क्या होता है ये साइंस, मैं आगे आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको डेफिनेटली पकड़ा जाए। मैनिफेस्टेशंस के बाद लैब टेस्ट की अगर बात करें तो यूजुअली लैब टेस्ट में दो तरीके का टेस्ट किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड दूसरा सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। इन दोनों टेस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस वाली डिजीज है। तो कई बार आपको क्लिनिकली डायग्नोज करना होता है इसे। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में सबसे पहले आप हिस्ट्री लेते हो, हिस्ट्री के बाद फिर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो एंड फाइनली फिर आप लैब टेस्टिंग करते हो एंड देन आप जाकर अंदाजा लगाते हो कि क्या ये इसमें फिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैंने आपको बोला था पहले भी कि क्यों इसका नाम वेसिक्यूलो वायरस रखा गया है, क्योंकि आप देखो इसमें बॉडी पे छोटे छोटे फ्लूइड भरे हुए वेसिकल्स मिल जाते हैं। यूजुअली कुछ और डिजीजेस में जो इसको सिमुलेट करता है, जैसे कि डेंगू वायरस, जापानीज एन्केफेलाइटिस, तो डेंगू फीवर में या सीवियर डेंगू फीवर में आपको वेसिकल्स नहीं मिलता है, माना कि उसमें रैश जरूर मिलेगा, इराइडेमेटस रैश मिलता है, मैकुलर पैपुलर रैश मिलता है, कई बार जापानीज एन्केफेलाइटिस में भी रैशेस देखने को मिलता है, लेकिन वेसिकल्स आपको नहीं मिलता है। तो अगर वेसिकल्स आपको मिल रहा है तो हो सकता है कि ये चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस वाला डिजीज हो। ट्रीटमेंट, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट फिलहाल मौजूद नहीं है इसके लिए। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें सिम्प्टोमेटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी देना होता है। सिम्प्टोमेटिक कहने का मतलब है कि जो जो सिम्टम्स पेशेंट में मिल रहा है, जैसे फीवर मिल रहा है, हेडेक मिल रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप अकॉर्डिंगली सिम्टम्स को ट्रीट करते हो। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या है कि आपको कुछ सपोर्ट भी देना होता है पेशेंट्स को, जैसे फ्लूइड सपोर्ट आप देते हो। अगर आपको डिहाइड्रेशन लग रहा है पेशेंट्स में, तो कई बार हमें आइनोट्रॉप सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। अगर बीपी लो जा रहा है तो कई बार हमें फिर शुगर के लिए सपोर्ट देनी पड़ती है, हमें कुछ ग्लूकोज या ऐसे बोलें कि डेक्सट्रोज युक्त फ्लूइड को हमें चढ़ाना पड़ता है जहां पे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट कि आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या होना चाहिए। प्रिवेंशन, मैंने पहले ही आपको बताया कि जानकारी ही बचावा है। आपको जानकारी होगी ट्रांसमिशन का, तो आप ट्रांसमिशन चेन को रोकने के कुछ तरीकों को देख लिया जाए। तो रोकने के तरीके में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, ये जो वेक्टर है, ये जो सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई को कंट्रोल करना होगा एंड दूसरा अपने आप को बाइट से बचाना होगा। तो सैंड फ्लाई कंट्रोल करने के लिए मैंने जैसा बताया कि ये जनरली डेवलप करता है ह्यूमिड कंडीशन में, जहां पे सनलाइट की कमी होती है। तो आपको चाहिए आप जहां भी रह रहे हो, जो भी आपका निवास स्थान है, वहां पे ह्यूमिडिटी को ना बढ़ने दें। सनलाइट की व्यवस्था हो या लाइटिंग आप कर सकते हो, 200 वॉट की बल्ब भी आप लगा सकते हो अपने घरों में। मॉइस्चर से बचाने के बाद ये जो ब्रीडिंग प्लेस है, ब्रीडिंग प्लेस पे आप कुछ इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर सकते हो, जिससे इनका जो साइकिल है, ये साइकिल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का साइकिल ब्रेक हो सके। अपने आप को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। कैसा प्रोटेक्शन? नेट्स आप लगाओ, रेपेलेंट्स आप यूज कर सकते हो। रेपेलेंट्स के बारे में मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। जब आप जापानीज एन्केफेलाइटिस देखते हो, तो जब आप डेंगू फीवर या सीवियर डेंगू फीवर देखते हो, हर केसेस में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या रेपेलेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। उन रेपेलेंट्स को आप यूज कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो इनके बाइट्स से। एंड इसी प्रिवेंशन वाले ग्रुप में बात करेंगे हम लोग वैक्सीनेशन की। तो अभी तक इस चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुआ है, बट उम्मीद करता हूं आगे आने वाले समय में जिस तरीके से कई सारे वायरल डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, यहां भी अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी इस चांदीपुरा वायरस को लेकर। उम्मीद करता हूं छोटी सी वीडियो थी,
पसंद जरूर आई होगी। लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें अपने जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम एंड डे टू डे मिलती रहेगी। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोस के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।